नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी डिप्टी श्यामाचरण। डिप्टी श्यामाचरण की धाक नगर भर में फैली हुई थी। नगर में कोई ऐसा हाकिम नहीं था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों। इसका कारण यह था कि वे स्वभाव से मिलनसार और सहनशील थे और रिश्वत से उन्हें घृणा थी। वे न्याय विचार में इतनी सूक्ष्मता से काम करते थे कि शायद ही कभी उनके फैसलों की अपील होती हो। अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं जानते थे, लेकिन बैरिस्टर्स और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता पर आश्चर्य होता था। उनका स्वभाव पूर्णतः स्वाधीन था। वे घर और न्यायालय के अतिरिक्त कहीं और नहीं जाते थे। मुंशी शालिग्राम के जीवित रहते वे कभी कभार चित्त विनोदार्थ उनके घर चले जाते थे। जब मुंशी जी का देहांत हो गया तो डिप्टी साहब ने घर छोड़कर हिलने की शपथ कर ली। कई वर्ष पहले एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे, लेकिन खानसामे ने बताया कि साहब स्नान कर रहे हैं। वे 2 घंटे तक बरामदे में एक मोढ़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। फिर साहब बहादुर हाथ में टेनिस बैट लिए बाहर आए और बोले, बाबू साहब, हमें खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं है, क्लब घर जाना है। आप फिर कभी आएं। यह सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर कभी किसी अंग्रेजी की भेंट को न गए। वंश, प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे और उनकी बातें हास्य से भरी रहती थीं। संध्या के समय जब वे विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारांगन में बैठते तो उनके उच्च हास्य की गूंज वाटिका से सुनाई देती थी। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे, यहां तक कि उनके संग अलाव पर बैठने में भी उन्हें संकोच नहीं था। परंतु उनकी धाक इतनी छाई हुई थी कि किसी को उनकी इस सज्जनता का अनुचित लाभ उठाने का साहस नहीं होता था। वे सामान्य चाल ढाल रखते थे। उन्हें कोट पतलून से घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकन, उस पर रेशमी काम की अब्बा, काला शमिला, डीला पायजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दोहरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्यम डील पर यह पोशाक जितनी शोभा देती थी, उनकी कोट पतलून से संभव नहीं थी। यद्यपि उनकी धाक नगर भर में फैली हुई थी, फिर भी अपने घर के दायरे में उनकी एक न चलती थी। यहां उनकी सुयोग्य पत्नी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत क्षेत्र में स्वच्छंदता पूर्वक शासन करती थीं। कई वर्ष पहले डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजिन नौकर रख ली थी। महाराजिन रंगीन थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर इतनी नाराज हुईं कि कई सप्ताह तक कोप भवन में बैठी रही। अंततः विवश होकर साहब ने महाराजिन को विदा कर दिया। तब से उन्हें कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं हुआ। मुंशी जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा लड़का साधाचरण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ाता था। उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहां हुआ था। मंझली लड़की का नाम सेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी नहीं लगता था। 15 वर्ष का हो चुका था, परंतु अभी तक सीधा सा पत्र भी न लिख सकता था। इसलिए वहां से भी उसे उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे, लेकिन इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। अंततः मास्टर साहब भी विदा हो गए। तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाने का निर्णय किया, लेकिन एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमलाचरण का सिर झुकाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साक्षियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना कठिन नहीं है, जितना किसी निरुत्साही लड़के को शिक्षा दीक्षा देने में है। प्रेमवती ने इस मारधाड़ पर इतना उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्ला कर पढ़ाना छोड़ दिया। कमलाचरण इतना रूपवान, सुकुमार और मधुरभाषी था कि माता उसे सभी लड़कों से अधिक चाहती थीं। इस अनुचित लाड़ प्यार ने उसे पंतग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था। सबरे हुआ और कबूतर उड़ाए जाने लगे, बटेरों के जोड़ छूटने लगे, संध्या हुई और पंतक के लंबे लंबे पेच होने लगे। कुछ दिनों में जुए का भी चस्का पड़ चला था। दर्पण, कंघी और इत्र तेल में मानो उसके प्राण ही बसते थे।
प्रेमवती एक दिन सुवामा से मिलने गई हुई थी। वहां उसने वृजरानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया कि वह बहू बनकर मेरे घर आए तो घर का भाग्य जाग उठे। उसने इस भाव को सुशीला के सामने रखा। वृजरानी का 13वां आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पूरी होने पर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरा कलीन लड़का, बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति अधिक। यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीति के अनुसार संदेश भेजा गया। इस प्रकार संयोग ने उस विषैले वृक्ष का बीज बोया जिसने 3 ही वर्षों में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुप्त रहता है। ज्यों ही संदेशा पहुंचा, सास, ननद और बहू में बातें होने लगीं। बहू चंद्रा: क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती: और क्या, तुम्हारे लाल आली के मानने की देर है? बहू: कुछ तिलक दहेज भी ठहरा? प्रेमवती: तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुल्ला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती तभी दहेज का पासंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी वृजरानी कमला से बहुत भारी है। सेवती: कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएंगी, हम ढोल बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा: मुझे नाचना गाना नहीं आता। सेवती: यह तो तुम आप ही करो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा: मुझे गाना गाना नहीं आता, तुम्हारे गाने की क्या बात है? सेवती: तुम तो तनिक सी हंसी में रूठ जाती हो, जरा वह गीत गाओ। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा: तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती: लो, अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, तनिक गाओ। चंद्रा: मैं इस समय नहीं गाऊंगी। क्यों, मुझे कोई डोमनी समझ लिया है? सेवती: मैं तो बिन गीत सुने आज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला और चिताकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कंडन वर्ण और रसीली आंखें। प्याली रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वह आप ही आप गुनगुनाने लगी। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम, पियो दूध के कुल्हड़। मेरी तो पानी पे गुजर, पानी पे गुजर हो। तुम तो श्याम, दूध के कुल्हड़ पर वह हंस पड़ी। प्रेमवती भी मुस्कराई, लेकिन चंद्रा रूष्ट हो गई। बोली: बिना हंसी की हंसी हमें नहीं आती, इसमें हंसने की क्या बात है? सेवती: आओ हम तुम मिलकर गाएं। चंद्र: कोयल और कोए का क्या साथ? सेवती: क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है। चंद्रा: तो हमें क्यों छेड़ती हो? हमें गाना नहीं आता तो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं जाता। कोई का संकेत राधाचरण की ओर था। चंद्रा में शायद और गुण न हो, लेकिन पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उसका तनिक भी सिर धमका कि इसके प्राण निकल जाते। उन्हें घर आने में थोड़ी देर हुई कि वह व्याकुल हो जाती। जब से वे रुड़की चले गए तब से चंद्रा का हंसना बोलना सब छूट गया था। उसका विनोद उनके संग चला गया था। इन्हीं कारणों से राधाचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया था। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है। सेवती: निंदा क्यों करेगा? कोई तो तनमन से तुम पर रीझा हुआ है। चंद्रा: इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती: 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा: तुमसे तो हाथ पैर जोड़कर हार गई, तुम लिखती ही नहीं। सेवती: अब वही बातें प्रतिदिन कौन लिखे? कोई नई बात हो तो लिखने को जी भी चाहे। चंद्रा: आज विवाह के समाचार लिख देना। लाऊं कलम दवात? सेवती: परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा: बताओ। सेवती: तुम्हें श्याम वाला गीत गाना पड़ेगा। चंद्रा: अच्छा, गा दूंगी। हंसने को जी चाहता है ना, हंस लेना। सेवती: पहले गाओ तो सही, फिर लिखूंगी। चंद्रा: न लिखोगी, फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती: तुम्हारी शपथ, लिख दूंगी, गाओ। चंद्रा गाने लगी। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम, पियो दूध के कुल्हड़। मेरी तो पानी पे गुजर, पानी पे गुजर हो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी को रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर वह नहीं रुक सकी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। चंद्रा ने दूसरा पद गाया। आप तो श्याम रखो 2-2 लुगियां, मेरी तो आप ही पे नजर, आप ही पे नजर हो। पर सेवती हंसते हंसते लौट गई। चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा: अब तो बहुत हंस चुकी, लाऊं कागज? सेवती: नहीं नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से आगमन हुआ। 15-16 वर्ष की आयु थी। गोरा गेहुआ रंग,
छरहरा शरीर, हंसमुख, भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए हुए, इत्र में बसे हुए, आंखों में सुरमा, अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए हुए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती बोली, कमलू, मुंह मीठा कराओ तो तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाएं कि सुनते ही फड़क उठो। कमलाचरण, मुंह तो तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार सुनाओ चाहे न सुनाओ। आज इस पट्टे ने यह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। यह कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। सेवती, मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे। कमलाचरण, तो अच्छा है कि आप न सुनाइए, मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूं। इस पट्टे ने आज नाक रख ली, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुन्ने खां बहुत दिनों से मेरी आंखों में चढ़े हुए थे। एक पास होता है, मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे, मियां कोई पट्टा तैयार हो तो लाओ, दो दो चौंच हो जाएं। यह कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निधान, अभी तो नहीं, लेकिन 1 माह में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी। और बद कर आज आगा शेर अली के अखाड़े में बदान ही ठहरी। 50-50 रुपए की बाजी थी। लाखों लोग जमा थे। उनका पुराना बुलबुल विश्वास मानो सेवती कबूतर के बराबर था, लेकिन वह भी केवल फूला हुआ नहीं था। सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किया, बलपूर्वक लात चलाई। इसने बार बार नचाया और फिर झपट कर उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की। यह नीचे आया। चारों ओर कोलाहल मच गया, मार लिया, मार लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया। डपट कर जो ललकारता हूं तो यह ऊपर और वह नीचे दबा हुआ है। फिर उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए, परंतु इस शेर ने ऐसा दबाया कि सिर न उठाने दिया। नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे। बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता है, इसने उसे ऐसा दबोचा था जैसे बाज चिड़िया को। आखिर बगटुट भागा। इसने पानी के उस पार तक पीछा किया पर न पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का मुख मलिन हो गया। हवाइयां उड़ने लगीं। रुपये हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है, लेकिन नगर में जो उनकी ढाक जमी हुई थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सिधारे। सुनता हूं यहां से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही गाड़ दिया। यह कहकर कमलाचरण ने जेब खनकाई। सेवती, तो फिर खड़े क्या कर रहे हो? आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो। कमलाचरण, तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी? सेवती, दूध के कुल्हड़। कमलाचरण, और भैया के लिए? सेवती, 2-2 लुगियां। यह कहकर दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी डिप्टी श्यामाचरण हमें सामाजिक और नैतिक मूल्यों की गहरी समझ प्रदान करती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाई गई जिम्मेदारियों का कितना महत्व होता है। डिप्टी श्यामाचरण की चरित्र वृत्ति स्पष्ट करती है कि समाज में प्रतिष्ठा और आदर केवल नैतिक मूल्यों और कार्यों की सत्यता पर निर्भर करती है, न कि बाहरी आडंबरों पर। उनकी जीवन शैली और उनकी न्याय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि सच्ची मान्यता और सम्मान कठिन परिश्रम और स्वाभाविक ईमानदारी से अर्जित होते हैं। कहानी में डिप्टी श्यामाचरण की स्वच्छंदता और उनके कठोर विचारधारा, विशेषकर उनके परिवार के भीतर, यह प्रदर्शित करती है कि सामाजिक और पारिवारिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके परिवार के सदस्य और उनके व्यक्तिगत जीवन के विघटन, जैसे कि उनके बेटे का शिक्षण और उनके पत्नी की इच्छाएं, यह दर्शाते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बीच सामंजस्य बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कहानी यह भी सिखाती है कि समाज में उच्च पद और शक्ति का मतलब केवल बाहरी दिखावा नहीं होता, बल्कि इसके साथ जिम्मेदारी और नैतिकता का पालन भी आवश्यक होता है। यह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी कर्मठता, उसकी ईमानदारी और उसके द्वारा किए गए कार्यों से होती है, न कि उसके सामाजिक पद या संपत्ति से। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी डिप्टी श्यामाचरण।